नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 में जो प्रबंधन एक सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, उसमें जो पटवारी में महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कि उनके कथनों पर, विचारों पर, जो महत्वपूर्ण विचारक हैं उनके जो प्रश्न हैं उनसे देखा गया है कि काफ़ी सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। लगभग हर परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न तो आ ही रहे हैं। शुरुआत की परीक्षाओं में प्रश्नों की संख्या 3 भी रही है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वाले टॉपिक को अपन पूरा करते हैं, कवर करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से विचारक हैं, कौन कौन से ऐसे कथन हैं जो बार बार आ रहे हैं और जिनकी आने की संभावना है। चलिए दोस्तों, लेट नहीं करेंगे, हर बार की तरह चालू करते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया गया है। चलिए दोस्तों, चालू करते हैं। सबसे पहले ही तो प्रबंधन की पुरातन विचारधारा, ये 3 प्रकार की थी। कितने प्रकार की थी दोस्तों? 3 प्रकार की थी। सबके अपने अपने मत थे। चलिए शुरुआत इससे करते हैं। सबसे पहले प्रशासनिक मॉडल, ये मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया था 1900 में। कब दिया गया था? मैक्स वेबर के द्वारा प्रशासनिक मॉडल। जल्दी करेंगे अपन लोग, लेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये फास्ट रिवीजन है ना। अगर आपको इसकी आराम से क्लासें देखनी है तो लगभग में 42 क्लासें प्लेलिस्ट में डली हुई हैं, उनको आप लोग देख लें। जो भी टॉपिक आपको देखना है उस टॉपिक से संबंधित आप उस पर जाएं और उसको देख लें। आपके लगभग में पूरे के पूरे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और 3 उसमें मैराथन क्लासें डली हुई हैं। तो मैराथन क्लासें एक तरीके से पूरी क्लासों का निचोड़ है, उनको भी देख लें। प्रत्येक में 500-500 प्रश्न है, 1 लाइन वाले। और एक क्लास ऐसी है जो मैराथन है, जो एमसीक्यू है, उसको भी देख लें आप लोग। चलिए, प्रशासनिक मॉडल मैक्स वेबर ने से 1900 में दिया। क्लियर। वैज्ञानिक प्रबंध, F.W. टेलर ने 1910 में इस विचारधारा को प्रस्तुत किया। किसने? टेलर ने। टेलर का संबंध वैज्ञानिक प्रबंध से है, इतना याद रखिएगा। क्लियर। प्रश्न आ चुका है, इसी पटवारी परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। प्रक्रम प्रबंध, हेनरी फ्योल, ये भी नाम काफी सुना है। हेनरी फ्योल ने लगभग सन 1910 में, कब? 1910 में क्रियात्मक अर्थात प्रशासनिक प्रक्रम प्रबंध का समर्थन किया था। क्लियर। आगे चलते हैं। अब नव पुरातन विचारधारा प्रबंध की, कौन सी? नव पुरातन विचारधारा प्रबंध की। इसमें भी 2 विचारधाराएं हैं। पहला है मानवीय संबंध आंदोलन, सन 1930 में एल्टन मायो, किसने? एल्टन मायो तथा रॉथलिस बर्जर ने इसको प्रस्तुत किया था। किसने किया था? रॉथलिस बर्जर और एल्टन मायो ने, मानवीय संबंध आंदोलन। दूसरा था व्यवहारिक विज्ञान आंदोलन, व्यवहारिक विज्ञान आंदोलन। सन 1940 में ए मास्लो तथा मैक ग्रीगर ने इस विचारधारा को प्रस्तुत किया था। क्लियर। ये 2 थी नव पुरातन विचारधारा। अब देखिए दोस्तों, आधुनिक प्रबंध की विचारधारा, इस पर प्रश्न सबसे ज्यादा आए हुए हैं, तो इसको देखते हैं। ये भी 3 प्रकार की थी। परिमाणात्मक मत, परिमाणात्मक मत टेलर ने, ये किसने दिया? टेलर ने। अब यहां से याद रखिएगा, टेलर ने 1940 में इस मत को विकसित किया। इसे ही प्रक्रिया अनुसंधान विश्लेषण के नाम से जानते हैं। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि किसको प्रक्रिया अनुसंधान विश्लेषण के नाम से जानते हैं? तो परिमाणात्मक मत को किसने दिया था? तो टेलर ने दिया था। एक था पद्धति मत, इसको बॉल्डिंग जॉनसन ने दिया था 1950 में। बॉल्डिंग और जॉनसन ने, ये दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा। बॉल्डिंग और जॉनसन इत्यादि ने, मतलब इसके जैसे एक दो और थे, उन्होंने इस मत को दिया है। 2 नाम मुख्यतः हैं 1950 में। एक था आकस्मिकता मत। क्या था? आकस्मिकता मत। ये लॉरेंस और लॉरच ने दिया, लॉरेंस और लॉरच ने इसे विकसित किया। क्लियर। तो ये 3 विचारधाराएं अपन ने यहां से देखी। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं अपन मुख्य टॉपिक पर, वो है आधुनिक प्रबंध के प्रमुख सिद्धांत और कथन। किसने क्या क्या कथन और सिद्धांत दिए हैं? प्रश्न की प्रकृति दोस्तों इस प्रकार से है, जो इस बार पटवारी में पूछे जा रहे हैं प्रबंध में। वो कहते हैं कि एक पूरा सिद्धांत लिख देंगे, कहेंगे कि ये सिद्धांत किसके अनुसार है, या फिर वो लिख देंगे कि जॉर्ज आर टेरी के अनुसार सिद्धांत क्या था। नीचे 4 सिद्धांत दे देंगे, उन्हीं में आपको छांटना पड़ेगा। तो यहां से आप लोग अगर याद कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका प्रश्न जो है बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले ही देखते हैं जॉर्ज आर टेरी। ये प्रबंध के सिद्धांत की चर्चा चल रही है। इसी प्रकार से अपन आगे चल के निर्णय पे चर्चा कर लेंगे, समन्वय पे चर्चा कर लेंगे, सभी के सिद्धांतों को क्रम वाइज देखते हैं। तो पहले अपन प्रबंध पे ही आते हैं। तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार सिद्धांत को एक ऐसे आधारभूत कथन या सत्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी विचार या कार्य का मार्गदर्शन करता हो। क्लियर। ये है जॉर्ज आर टेरी।
एडविन जी फिलिप्पो के अनुसार, फिलिप्पो साहब क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। सिद्धांत एक ऐसा आधारभूत सत्य है जो सामान्यतः कारण व परिणाम संबंध के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्या बोल रहे हैं एडविन जी फिलिप्पो? कि सिद्धांत एक ऐसा आधारभूत सत्य है जो सामान्यतः कारण व परिणाम संबंध के रूप में व्यक्त किया जाता है। कूर्ज तथा ओ डोनेल, इन्होंने क्या बोला है? प्रबंध के सिद्धांत सामान्य मान्यता के वे मूलभूत सत्य होते हैं। क्या कह रहे हैं? सामान्य मान्यता के वे मूलभूत सत्य होते हैं जो प्रबंध संबंधी कार्यों के परिणामों की भविष्यवाणी करने में महत्वपूर्ण होते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। हर्बर्ट जी हिक्स, आपको इनको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, या याद करने के लिए कोई ट्रिक ऐसी अपनानी पड़ेगी कि ये आपको जल्दी से याद रहें और आप वहां पर सही क्लिक कर सकें। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध संबंधी कार्य के लिए मार्गदर्शक नियम व विधियां हैं। इनका प्रमुख प्रयोजन व्यावसायिक परिस्थितियों के संबंध में उत्तम समझ प्रदान करना है एवं संगठनात्मक निष्पादन में सुधार करना होता है। ये कहा है हर्बर्ट जी हिक्स ने। अब एक और है पांचवा, हिक्स तथा गुलेट ने। ये काफी आता है दोस्तों, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध संबंधी व्यवहार के मार्गदर्शक तत्व होते हैं। सीधी एक लाइन आएगी और आएगा ये किसके द्वारा लिखे गए हैं या किससे संबंधित हैं, तो हिक्स तथा गुलेट। क्या है? प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध संबंधी व्यवहार के मार्गदर्शक प्रबंध संबंधी व्यवहार के मार्गदर्शक तत्व होते हैं। क्लियर? नियोजन के सिद्धांत, अब नियोजन पे सबने अपने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। जैसे जॉर्ज आर टेरी, नियोजन भविष्य में झांकने की एक विधि है। नियोजन भविष्य में झांकने की एक विधि है, तकनीक है, भावी आवश्यकताओं का सृजनात्मक पुनर्निरीक्षण है ताकि वर्तमान क्रियाओं को निर्धारित लक्ष्य के संबंध में समायोजित किया जा सके। चलिए इसको समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के सिद्धांत, नियोजन हम किसी भी चीज में कब करते हैं, कैसे करते हैं, एक तरीके से कहते नहीं है कि नियोजित प्लान हमको बनाना है। तो नियोजित, आप समझिए, नियोजन, वो नियोजन की परिभाषा दे रहे हैं कि भविष्य में झांकने की एक विधि है। यदि मान लीजिए मेरे लिए कुछ अनुभव है किसी भी चीज का, तो मैं नियोजन को ज्यादा अच्छे से कर पाऊंगा, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि यार यहाँ पर मुझे कदम रखना है, लेकिन इस कदम को कितने अच्छे से रखना है ये मैं तभी जान पाऊंगा जब मैंने पहले पीछे भी ये कदम कभी रखे होंगे। तो सबसे पहला तो ये अनुभव पे चलता है दोस्तों। दूसरी बात, इसीलिए उन्होंने बोला कि भविष्य में झांकने की एक विधि है या तकनीक जो भावी आवश्यकताओं का एक सृजनात्मक पुनर्निरीक्षण है। भावी आवश्यकताओं, भावी का मतलब होता है भविष्य में होने वाली। अब भविष्य में जो आवश्यकताएं पड़ रही हैं या जो जरूरतें होंगी उनका एक सृजनात्मक पुनर्निरीक्षण। सृजनात्मक का मतलब होता है सही तरीके से, अच्छे से, विवेकपूर्ण तरीके से उनका सृजनात्मक पुनर्निरीक्षण। मतलब ये समझ लेना कि कैसी योजनाएं हम आगे बनाएं जिससे कि हम समझ पाएं कि आगे भी यदि कोई उस टाइप की परिस्थिति जो मुझे नहीं पता है लेकिन अगर फिर भी आ जाती है तो हम किस तरीके से वहां से भी निकल लें। आप देखेंगे कि इस परिभाषा में उन्होंने कितना कुछ डाल दिया है, ताकि ताकि अब आगे देखिए, वर्तमान क्रियाओं को निर्धारित लक्ष्य के संबंध में समायोजित किया जा सके। यानी वो भावी आवश्यकताओं को तो ले भी रहे हैं, साथ साथ वर्तमान क्रियाओं को भी रोकने की बात नहीं हो रही है, वो भी अपने लक्ष्य के संबंध में समायोजित की जा सके। क्लियर? तो ये कह रहे हैं जॉर्ज आर टेरी, किसके संबंध में? नियोजन के संबंध में। 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। क्लियर? चलिए एक तो हो गए अपने, दूसरे पे आते हैं। कूर्ज तथा ओडोनेल, इन्होंने क्या कहा है? सुविचारित सभी योजनाएं अंतर विभागीय क्रियाओं में एक रूपता लाता है तथा पूर्णतः विभागीय योजनाओं के विकास स्वतंत्रता के चित्र को परिसीमित करती है। ये कह रहे हैं कूर्ज और ओडोनेल। संगठन की परिभाषाएं और कथन, इनमें क्या क्या कहा है? अपन ने 2 देख लिए, अब अपन आते हैं संगठन की कुछ परिभाषाएं और कथन। लुइस एलन के अनुसार संगठन एक प्रक्रिया है जो कार्य को समझने तथा वर्गीकरण करने के अधिकार अंतरण को परिभाषित करने तथा मनुष्य को अत्यधिक कार्य कुशलता के साथ लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए संबंध स्थापित करता है। लुइस एलन के अनुसार संगठन एक प्रक्रिया है जो कार्य को समझने तथा वर्गीकरण करने, अधिकार अंतरण को परिभाषित करने तथा मनुष्य को अत्यधिक कार्य कुशलता के साथ लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए संबंध स्थापित करता है। ये कह रहे हैं लुइस एलन।
थियो हेमन क्या कह रहे हैं? संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपक्रम के कार्यों को परिभाषित एवं वर्गीकृत किया जाता है। संगठन क्या है? जिसमें उपक्रम, जो उनका उपक्रम है पूरा, उसके कार्यों को परिभाषित और वर्गीकृत किया जाता है कि किसको क्या क्या कार्य करना है, और उन्हें विभिन्न व्यक्तियों को सौंप कर फिर उन्हीं कामों को विभिन्न व्यक्ति जो भी उससे संबंधित है सौंप कर उनके अधिकार संबंधी को निश्चित कर दिया जाता है कि क्या क्या आपके अधिकार हैं और आपको किस तरीके से कार्य करना है। यही संगठन है। कर्नल लिंडाल उर्बिक ने संगठन के निम्न सिद्धांत बताए हैं। एक सरलीकरण का सिद्धांत, ऐसा आता है दोस्तों कि सरलीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा बताया गया है। दूसरा है समन्वय का सिद्धांत। प्रश्न यहाँ कैसा हो जाएगा? समन्वय का सिद्धांत किसके द्वारा बताया गया है। संतुलन का सिद्धांत किसके द्वारा बताया गया है, और उद्देश्य का सिद्धांत किसके द्वारा बताया गया है। ये चारों सिद्धांत कर्नल लिंडाक उर्बिक ने दिए थे। संगठन के ये सिद्धांत हैं। क्लियर? सरलीकरण, समन्वय, संतुलन और उद्देश्य। याद रखिएगा, कर्नल लिंडाल उर्विक के द्वारा ये दिए गए हैं या उनसे जुड़े हैं। औपचारिक संगठन में देख लेते हैं दोस्तों। अब इसमें लुईस एलन क्या बोलते हैं? औपचारिक संगठन कार्यों की समुचित ढंग से परिभाषित पद्धति है। सुनिएगा, औपचारिक संगठन कार्यों की समुचित ढंग से परिभाषित पद्धति है जिसमें प्रत्येक के अधिकार और उत्तरदायित्व, अधिकार याद रखिएगा, क्या क्या अधिकार हैं, और उत्तरदायित्व मतलब कि क्या क्या कर्तव्य हैं। समझिए, उत्तरदायित्व का यहां से मैं कर्तव्य से जोड़ रहा हूं, तथा जवाबदेही की निश्चित परिमाप होती है। ये औपचारिक संगठन में है। क्लियर? चेस्टर बर्नार्ड क्या कहते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानबूझकर समन्वित की जाती हैं तो उसे औपचारिक संगठन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानबूझकर समन्वित कर दी जाती हैं तो उसको ही औपचारिक संगठन कहते हैं। हिक्स और गुलेट ने औपचारिक संगठन के बारे में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि औपचारिक संगठन संगठन की सुपरिभाषित संरचना होती है जो इसकी सत्ता, अधिकार, हिसाब देना तथा उत्तरदायित्व के संबंध की व्याख्या करती है। इन सब परिभाषाओं को आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। याद अगर नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा बहुत इनमें क्लू करके इनको याद रखने की कोशिश करिए ताकि वहां पर आप 1 से 3 नंबर गेन कर सकें। खासतौर पे प्रबंधन में आ रहे हैं दोस्तों ये कथन भी, ये परिभाषाएं भी, ये विचार भी, और ये विचारक भी। कुछ प्रश्न ऐसे भी आए हैं कि इनमें से कौन प्रबंधन या मैनेजमेंट से संबंधित विचारक नहीं है। नाम दे देते हैं: लुईस एलन, चेस्ट बर्नार्ड, जॉर्ज बर्नार्ड शा और हिक्स तथा गुलेट। जो मैंने दूसरा नाम बताया है वो ही नहीं है। क्लियर? अनौपचारिक संगठन। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार वह संगठन अनौपचारिक है जिसमें आपसी संबंध अज्ञानवश संयुक्त उद्देश्य के लिए बनते हैं। अपन लोगों ने कितने अच्छे से किया है औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन को। यदि आप लोग उसको देख लेंगे किसमें जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर, तो ये सभी आ जाएंगे एकदम शुरुआत से। औपचारिक संगठन क्या है, अनौपचारिक संगठन क्या है, ये तमाम तरीके की चीजें जितनी भी हैं वो सब आपको उसमें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर अपन सिर्फ अकेले कथन और परिभाषा को ही देख रहे हैं। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार वह संगठन अनौपचारिक है जिसमें आपसी संबंध, जो आपसी संबंध होगा वह अज्ञानवश मतलब बिना ज्ञान के, बिना विवेक के संयुक्त उद्देश्य के लिए बन जाते हैं, वही अनौपचारिक संगठन होते हैं। कीथ डेविस के अनुसार अनौपचारिक संगठन व्यक्तिगत तथा सामाजिक संबंधों का एक तंत्र होता है जो ना तो औपचारिक संगठन के द्वारा बनाया जाता हो ना ही आवश्यक है। इसका जन्म व्यक्ति की स्वेच्छिक रूप से एक दूसरे के सहयोग करने से होता है। क्लियर? ये कीथ डेविस के अनुसार है। नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण पर कूड्स और ओडोनेल ने क्या कहा है? तो नियुक्तिकरण का आशय उस प्रबंधकीय कार्य से है जिसका संबंध प्रबंधकों और कर्मचारियों के उपयुक्त एवं प्रभावपूर्ण चयन, मूल्यांकन तथा विकास से है ताकि संस्था की संगठन संरचना में वांछित भूमिका निभाई जा सके। क्या है? नियुक्तिकरण का आशय उस प्रबंधकीय कार्य से है जिसका संबंध प्रबंधकों और कर्मचारियों के उपयुक्त एवं प्रभावपूर्ण चयन, मूल्यांकन तथा विकास से है ताकि संस्था की संगठन संरचना में वांछित भूमिका निभाई जा सके। पैट्रिक ई कोनर ने नियुक्तिकरण में क्या कहा है? नियुक्तिकरण प्रबंधकों के उस कार्य व दायित्वों को कहते हैं जो संस्था के कार्य संचालन के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रबंधकीय और अन्य कर्मचारियों को इस प्रकार नियुक्तिकरण प्रबंध का मुख्य कार्य है।
नियुक्तिकरण प्रबंधक के उस कार्य एवं दायित्व को कहते हैं जो संस्था के कार्य संचालन के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रबंधकीय और अन्य कर्मचारियों को इस प्रकार से नियुक्तिकरण प्रबंध का मुख्य कार्य है। क्लियर, नियुक्ति कर सके। चलिए आगे चलते हैं। निर्देशन की परिभाषा और कथन। कूर्ज तथा ओडोनेल अधीनस्थों के पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य ही निर्देशन है। निर्देशन क्या है, देखिए, अधीनस्थों के पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य ही निर्देशन है। निर्देशन यानी निर्देशित करना। थियो हेमन क्या कहते हैं, निर्देशन के अंतर्गत वे प्रक्रियाएं या तकनीकें शामिल होंगी जिनका उपयोग निर्देश जारी करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए होता है कि संचालन कार्य मूल योजना के अनुरूप हो रहा है या नहीं। ये कौन है, थियो हेमन। डीमोक के अनुसार प्रशासन का हृदय निर्देशन कार्य जिसके अंतर्गत क्षेत्र का निर्धारण, आदेश तथा निर्देश को देना तथा गतिशील नेतृत्व प्रदान करना होता है। डीमोक के अनुसार क्या थी परिभाषा, देख ली हमने। प्रशासन का हृदय निर्देश कार्य जिसके अंतर्गत क्षेत्र का निर्धारण, आदेश तथा आदेशों और निर्देशों को देना तथा गतिशील नेतृत्व प्रदान करना होता है। चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है वो यहाँ पर समाप्त होती है। ये फास्ट रिवीजन है, इसीलिए ये जो क्लासें हैं वो छोटी छोटी हैं। ये इसीलिए है कि आप लोग उसको जल्दी से जल्दी याद कर सकें और मेन जो चीज़ें हैं या मेन जो टॉपिक हैं या पूरे टॉपिक में जो मेन एक तरीके से बातें हैं जो आ रही हैं या जिनकी आने की संभावना है उन्हीं को कवर किया गया है, तो इनको आप लोग देख लें। क्लियर। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है उसको अपन समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, एक ऐसा टॉपिक जो पटवारी में बार बार पूछा जा रहा है। यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हम देखेंगे कि यदि उसका मत ज़्यादा है, यानी अधिकतम लोग कह रहे हैं कि हाँ भैया इस वाले टॉपिक को चाहिए है, तो आप लोग बताएंगे तो उस पर सेपरेट क्लास अलग से बना दी जाएगी। चलिए दोस्तों, नमस्कार।